नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में प्राचीन काल से ही अंधविश्वास और पाखंड जोरों पर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि वेद लाखों वर्ष पुरानी पुस्तक है। भारत का सबसे पुराना इतिहास वेद से शुरू होता है, ऐसा आप सभी ने सुना होगा। भारतीय इतिहासकार भी सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को ही स्थान देते हैं। देश भर के ब्राह्मण, पंडित, पुजारी ब्राह्मण दर्शन और जो ये ग्रंथ हैं, इनको लाखों वर्ष पुराना बताते हैं, ये आप सभी को पता होगा। और इस संदर्भ में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें आप हतप्रभ हो जाते हैं कि वास्तव में क्या ये इतने वर्ष पुराने हैं या ये ईश्वरीय कृत हैं। तो ये आपको दंग कर देता है और आप परेशान होते हैं कि वास्तव में हमें इनका सम्मान करना ही पड़ेगा क्योंकि यह सदियों पुराने हैं। तो साथियों, आपको मालूम है क्या ये वेद जो है सच में भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक है? सवाल उठता है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेगा तब तक किसी पुस्तक की या किसी के बारे में जानकारी सच्चाई हमें नहीं मालूम हो पाएगी। लेकिन क्या सच में वेद भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक है? ये बार बार दिमाग में कौंधता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में डाला गया है। क्या सचमुच वेद लाखों वर्ष पुराने हैं? क्या सचमुच सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है? क्या वेदों को प्राचीन कहने के पीछे कोई साक्ष्य है? तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कौनती हैं या सिर्फ साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर ही ऐसे दावे किए जा रहे हैं? ये सारी बातें हमारे दिमाग और जेहन में आती हैं। फिर साथियों, जब ये सारी बातें आती हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इसे कैसे वैदिक युग का घोल पिला रहे हैं। जब इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है कि ये घोल कैसे पिलाया जा रहा है, हमें ये घोल कैसे मिला है हमें, तो हमें पता चलता है, जब इसकी सच्चाई के बारे में जानकारी करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में ये जो घोल है, इसे अगर हम कहीं फिल्टर करते हैं तो सच में पता चलता है कि कितना बड़ा घालमेल है। तो इसके बारे में राजीव पटेल जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी हुई है और पुस्तक का नाम है वैदिक युग का घालमेल। अब आपको वैदिक युग के घालमेल पुस्तक नाम से ही पता चल गया होगा कि कितना बड़ा घालमेल इस पुस्तक में दिखाया गया होगा, जो वैदिक युग के बारे में बताया गया होगा, कितना बढ़ा चढ़ा के वैदिक युग के बारे में बताया गया है। तो अब आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं इस पुस्तक के उन अंशों को जिसे सुनकर आप दंग रहेंगे कि वास्तव में हमारे समाज के साथ कितना घालमेल किया गया है, हमें किस कदर तक गुमराह किया गया है, यह भी पता चलेगा। लेकिन साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश का प्रामाणिक इतिहास लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है पुरातात्विक साक्ष्य, कि उसके पीछे पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। तो राजीव पटेल जी की ये जो पुस्तक है वैदिक युग का घालमेल, ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन भारत की गहन अध्ययन करती है और उस गहन अध्ययन से आप सभी तक उन्होंने ला के पहुंचाया है, उस अध्ययन के माध्यम से, कि उसमें कितना घालमेल किया जाता है। तो पुस्तक की जो भूमिका है उसमें उन्होंने लिखा है, यानी किसने लिखा है? राजीव पटेल जी ने, कि वर्तमान काल में बौद्ध संस्कृति और वैदिक काल की प्राचीनता को लेकर मत भिन्नत है, यानी बहुत सारे मत हैं और उनमें मतों में भी भिन्नता है, कोई एक रूपता नहीं है कि उन जो मत हैं वो एक रूप हों। तो इन दोनों संस्कृतियों को लेकर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है कि दोनों में से मतलब कौन सी संस्कृति पहले थी और कौन सी संस्कृति बाद में स्थापित हुई है। यह भ्रम बना रहता है। मत भिन्नता जो होती है वह अलग रूप से स्पष्ट कोई रूप इसका दिखाई नहीं देता है। तो चलते हैं साथियों पुस्तक के उन अंशों की ओर जिससे आप सभी को पता लग सके। आज मैंने इस पुस्तक के बारे में
ये इंट्रोडक्शन इसलिए ज्यादा दिया कि जब तक आप पुस्तक के बारे में समझेंगे नहीं तब तक ये वीडियो देखने का आनंद भी नहीं आएगा। वीडियो देखने का आनंद लेने के लिए सबसे पहले आज कौन सी पुस्तक आप सुन रहे हैं, यह पुस्तक अब एक सीरीज में चलेगी, क्योंकि लगातार आपको इस पुस्तक के वीडियो मिलेंगे कि जिससे आपको अगर ये पुस्तक ना भी मिल सके तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल सके कि वैदिक युग का वास्तव में घालमेल क्या था। आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर। वैदिक युग का घालमेल पुस्तक के शीर्षक का नाम है। राजीव पटेल जी इसके लेखक हैं। आज भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में बहुत ही विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। पूर्व में स्थापित सम्यक संस्कृति आज के अनुसार बौद्ध संस्कृति, यानी जो हमारी सम्यक संस्कृति थी उसको बौद्ध संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो के संबंध में आज कुछ लोगों की मान्यता है कि ईसा पूर्व में हुए शुंग वंश के सम्राट पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध संस्कृति को खत्म करते हुए पूर्व की वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणी संस्कृति को पुनः स्थापित किया गया था। पुनः इस विषय पर दूसरे मत के लोगों की मान्यता है कि पूर्व के भारत में स्थापित वैदिक संस्कृति में वर्णवाद जैसी कुरीति आने की वजह से बौद्ध संस्कृति का उदय हुआ था, जो कुछ वर्षों बाद स्वतः ही समाप्त हो गया। जबकि वैदिक मान्यता से प्रभावित लोगों की मान्यता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति में आई विकृति की वजह से बौद्ध संस्कृति स्वतः समाप्त हो गई और पूर्व की वैदिक संस्कृति पुनः स्थापित हो गई, क्योंकि भारत में वैदिक संस्कृति ही सबसे पुरानी संस्कृति है। यानी इस मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग के पूर्व काल में भी वैदिक संस्कृति रही होगी, जबकि भारत के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहानी की ओर संकेत करते हैं। यानी जो मान्यता रही है, मान्यता कोई प्रमाणित तो है नहीं, मान्यता हमारे समाज में जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती है, और मौखिक रूप से जब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही होती है तो उसमें बदलाव होता है मान्यताओं में। तो एक मान्यता तीसरी पीढ़ी तक बदल के वो दूसरा रूप हासिल कर लेती है। तो मान्यता को हम ये नहीं कह सकते कि मान्यता थी कि नहीं, वैदिक काल था, वैदिक काल में ये हुआ करता था। वो खाली मान्यताओं के आधार पर, मान्यताओं से साक्ष्य नहीं मिलते। साक्ष्य मिलते हैं हमें पुरातात्विक साक्ष्य। जब पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो उसकी कहानी कुछ और होती है। लेखक भी यही कहना चाहता है, यही आपको बताना चाहता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी उस ओर ध्यान दिया है? वो ध्यान क्या है? मान्यतावादी इतिहास। मान्यतावादी इतिहास क्या? कि पहले हमारी ये मान्यता है कि पहले राम जो है वो पैदा हुए थे, ये मान्यता है। लेकिन इस बारे में कोई प्रमाण है? इस बारे में कोई प्रमाण नहीं है। यानी ये पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये साक्ष्य है कि राम थे। अब वहां पर यह कहा जाता है कि राम ऐसे 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 पैदा हुए थे। ये सारी मान्यताओं के आधार पर है। कृष्ण ऐसे ऐसे पैदा हुए थे। ये सारी मान्यताएं हैं। मान्यताओं को ठोस आधार नहीं माना जा सकता। फिर आते हैं शैक्षणिक इतिहास। यहां पर बात आती है कि शैक्षणिक इतिहास में क्या है, यानी लिखा पढ़ी में क्या है। तो लिखा पढ़ी भी क्या है कि उस समय के लोग कितने पढ़े लिखे थे, और ये जो शैक्षणिक इतिहास है जो लिखा गया है वह कब लिखा गया था, किस संदर्भ में लिखा गया था, उसके बारे में जब तक ठोस आधार नहीं होते तब तक शैक्षणिक इतिहास भी नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं कि घटना है पूर्व काल की, यानी कि वैदिक काल की, और हम मध्य काल में लिख रहे हैं इतिहास बैठे हुए, तो वो शैक्षणिक एविडेंसों में, इतिहास में बिल्कुल नहीं आता। वह एक कहानी हो सकती है, वह एक उपन्यास हो सकता है, लेकिन वह इतिहास नहीं हो सकता। तो फिर आते हैं, नंबर 3 आता है उत्खनन का इतिहास। तो उत्खनन का इतिहास क्या है? इसी को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। यानी कि जब उत्खनन यानी खुदाई होगा, जब खुदाई होगा तो क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि साकेत अयोध्या में भी बौद्ध स्तूप और बौद्ध जो आकृतियां थी वो प्राप्त हो रही हैं। तो झट से क्या करते हैं, उसको बराबर कर देते हैं। अभी आपको पता होगा बिहार के एक मंदिर में जहां भैरव बाबा मंदिर लिखा गया है, वो सीधा सीधा साक्षात दिखाई देते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है।
तो वहां पर ये क्या मिल रहा है, उत्खनन, पुरातात्विक साक्ष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कहीं खुदाई भी हो रही है तो क्या बौद्ध की ऐतिहासिक चीजें मिल रही हैं, यानी सम्राट अशोक के काल के वहां पर बौद्धिक स्तूप मिल रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें मिलने लगती हैं तो इसे कहते हैं उत्खनन का इतिहास। यानी जब खोदा जाएगा तो कौन निकलेगा, बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा, और उसमें से कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं निकलेगा कि राम के समय का जो जिस खीर में जिस बर्तन में राम ने खीर खाई थी, वो इनकी मां ने खाई थी और राम पैदा हुए थे, वो कटोरा मिला तो खुदाई में, तो वहां पर मानेंगे ये उत्खनन के इतिहास में कि वास्तव में राम वहां पर थे। लेकिन लेखक ने भी आपको समझाया है, तो ये मेरे विचार थे, लेकिन लेखक ने क्या समझाया है कि मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1,00,000 वर्ष, यानी किसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से भी आगे से स्थापित है, ये मान्यतावादी चल रहा है। जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की व्यवस्थित संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। अब देखिए, शैक्षणिक ने पकड़ लिया और मान्यतावादी कहां खींच रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो ले जा रहा है, मन ही तो मानना है। जैसे मान लिया कि ये पत्थर की मूर्ति है और ये पत्थर की मूर्ति में 8 हाथ हैं और वह साड़ी पहने हैं, तो निश्चित ही साक्षात दुर्गा होगी, ये मान्यता है। लेकिन ये किसी ने देखा नहीं है, इसके बारे में कोई उसे जानकारी या प्रमाणिक जानकारी नहीं कि वास्तव में वो दुर्गा है या 8 हाथ वाली आकृति अब तक मानवों में हमने नहीं देखी है। तो ये 8 हाथ वाली आकृति आखिर है कौन, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हाथों वाले को हमने राक्षस माना है, ज्यादा बड़े सिर वाले को हमने राक्षस मान लिया, उसके हाथ पैर बड़े हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो उसे हमने राक्षस मान लिया है। तो मान्यतावादी इतिहास क्या कहता है, इसका कोई प्रमाणिक नहीं है। तो यहां पर शैक्षणिक इतिहास ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप इससे आगे नहीं जाओगे। तब शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में संस्कृति आज से 3500 वर्ष पूर्व से है, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, किसी शासक का कोई किला, उसकी राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत जैसे बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के भी साक्ष्य आज उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे मिले हैं, ये आप सभी जानते हो, लगातार मिल रहे हैं। अब आगे देखिए, जबकि ब्राह्मणी वैदिक मान्यता वाली सभी संस्कृति का साक्ष्य जमीन के ऊपर मिलता है, जमीन के नीचे नहीं मिलता। आइए उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पूर्व में स्थापित सभ्यता संस्कृति की वस्तुस्थिति को जानने समझने का प्रयास करते हुए आज के लेखों के घालमेल को देखते हैं। यही है पुस्तक का सार, यानी वैदिक युग का घालमेल। आज आपको सिर्फ भारत में खुदाई से प्राप्त उन साक्ष्यों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की जरूरत है। सर्वप्रथम आपको शुंग काल से पूर्व के प्राप्त अवशेषों को देखना होगा कि सच में पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व के किसी बौद्ध स्थल को नष्ट भी किया था, या फिर पूर्व के अधिकांश बौद्ध स्थलों को पुनः सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें से कुछ एक बौद्ध स्थलों का पुनरुद्धार करते हुए उन्हें नए रूप में सुसज्जित किया था। दूसरा, उसने सत्ता और राजनीतिक मजबूरी के चलते पक्ष विपक्ष में रहे किन्हीं खास लोगों की हत्या की थी, या समूचे भारत में रह रहे बौद्ध मतावलंबियों की हत्या कर दी थी। देखिए, ये सारी चीजें का विस्तृत अवलोकन इस पुस्तक में आपको मिल रहा है। यानी वैदिक युग का घालमेल वास्तव में आपको वो आईना दिखाएगा जिससे आपको अपने सच्चे इतिहास की जानकारी मिलेगी। इन सभी बातों के बाद दूसरी बातों पर भी बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्या वास्तव में गौतम बुद्ध के पहले भी वर्णाश्रम पर आधारित समाज का साक्ष्य मिलता है, या यह वर्णगत समाज केवल सिर्फ कपोल कल्पित है। ये समझना होगा कि वास्तव में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ था, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र, क्या वास्तव में ये पैदा भी हुआ था या कपोल कल्पित है? ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जब हम साक्ष्यों पर
चलेंगे कि साल से ढूंढेंगे कि वास्तव में वो डिलीवरी, वो हॉस्पिटल कहाँ है जहां डिलीवरी मुंह से हुआ करती थी, ये जब पता चलेगा। आइए तीसरी बात यह भी देखना होगा कि क्या गौतम बुद्ध के पूर्व काल में भी संस्कृत भाषा में वैदिक ऋचाओं के साथ साथ आज के देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मंत्र या ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को अपने वश में करते हुए कर्मकांड करने वाले मंत्र का मिलना होता था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ आज की कपोल कल्पना द्वारा रचित मंत्र का नाम लेते हुए ठगी करने की भाषा है? यह गौर करना होगा कि मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा क्या वास्तव में उस समय भी चला करती थी? सीधी बात यह भी प्रमुखता से देखना होगा कि क्या वैदिक सभ्यता का मूलाधार देवी देवता की मूर्तियां हैं? अगर देवी देवता की मूर्तियां हैं तो क्या ये सभी देवी देवता की मूर्तियां ईसा पूर्व के भारत में भी मिलती थी? अगर नहीं मिलती थी तो इन सभी का बनना कब और किस आधार पर हुआ? आज का प्रमाण तो इन सभी मूर्तियों का निर्माण ब्रिटिश भारत के समय स्थापित गीता प्रेस में कार्यरत चित्रकारों के कल्पना की बुनियाद पर प्रमाणित होता है। अगर इस बात पर भी किसी को आपत्ति है तो गीता प्रेस की स्थापना से पूर्व वैदिक पात्रों का चित्र दिखाया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जो चित्र हमारे सामने रिप्रेजेंट हुए हैं, गीता प्रेस गोरखपुर आप सभी परिचित होंगे। वो अब पहले कैसी पुस्तकें छापता था, आज कैसी पुस्तकें छापता है, पिछली पुस्तकें जो छाप रहा था उसके सीक्वल को उसने क्यों बंद कर दिया, आगे पुस्तकों को बदल के उसने पुराणों और महाभारत और जो पुराण है और जो ये उपासना वाली पुस्तकें हैं या फिर आरती वाली पुस्तकें हैं, ये कैसे बदल के उसने वहां तक पहुंचा लिया? ये सारी सोचने वाली बातें हैं कि जो वैदिक काल के चित्रण के बारे में बात करते हैं कि फला ऐसा था, फला वैसा था, उसका चित्र क्या जो दिखाया है गीता प्रेस गोरखपुर ने वो पहले भी था या नहीं? यही बातें आपको इस पुस्तक वैदिक युग के घालमेल में देखने को मिल रही हैं। तो पांचवी बात कुरीत से संबंधित है। जो अभी तक पीछे 4 बातें आपने सुनी, ये पांचवी बात कुरीत से संबंधित है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि वैदिक ब्राह्मणी परंपरा में, जो वैदिक ब्राह्मणी परंपरा है उसमें साफ साफ कुछ प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी जो आपको झकझोर देंगी, हिला देंगी, वे आपको सुनने को मिलने वाली हैं। जैसे वैदिक इस ब्राह्मणी परंपरा में देवदासी प्रथा, सती प्रथा, हरिबोल प्रथा, नरबलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, नियोग प्रथा, कन्या शुद्धि प्रथा जैसी अनेक कुरीतियां होने के बाद भी यह ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति खत्म नहीं हुई। लेकिन आज से कुछ तथाकथित विद्वान पंडित लोग पूर्व की बौद्धिक यानी बौद्ध परंपरा को खात्मा का कारण अज्ञात कुरीतियों को बताते हुए नहीं थकते। आखिर ऐसी दो रंगी सोच क्यों है? यानी आप सभी को मालूम होगा देवदासी प्रथा क्या थी। नहीं मालूम है तो हमारा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं डाल दे रहा हूं। आप पहले समझ लीजिएगा कि वास्तव में देवदासी प्रथा कितनी कुख्यात, कितनी मतलब दरिंदगी युक्त ये प्रथा थी। फिर सती प्रथा, सती प्रथा तो एक बार रूह कांप जाती है इसके बारे में बताने में, और सती प्रथा के बारे में आप जानेंगे। हमारे भारत के सभी लोग जानते हैं कि सती प्रथा क्या है। और हरिबोल प्रथा, नरिबल प्रथा, नरबलि से साफ स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसी कुप्रथाएं थी। और उसके बाद भी कहा कि बौद्ध यानी बौद्धों में वो परंपरा कुरीतियां ऐसी थी जिनकी वजह से वह खत्म हो गया। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, इनकी दोहरी चाल थी कि इतनी गंदी प्रथाओं को लेकर तुम जीवित बैठे हो और वो खत्म हो जाए। उसके पीछे के कारण कुछ और थे जो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जब तक इन सभी बिंदुओं पर सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते हुए साक्ष्य पर विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक किसी के पक्ष में कुछ भी कहना अपनी मनोकूलता के अनुसार तारतम्य बैठाने के समान समझा जाएगा। आइए भारत में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम ज्ञात सभ्यता काल की संस्कृति से लेकर आज तक की दिख रही संस्कृति पर नजर डालते हैं। लेकिन उन उत्खनन युक्त साक्ष्यों का अवलोकन करने से पूर्व अगर किसी उदाहरण के द्वारा किसी सभ्यता संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण होने वाली घटना के घालमेल
को समझने के लिए उद्ग्रित किया जाए तो शायद इस कल्पित कहानी को समझने में काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि कभी कभी कोई बात उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे समाज में ये जो दोनों संस्कृतियां थी, दो ही संस्कृतियां थी, तीसरी संस्कृति नहीं थी। एक बौद्ध संस्कृति थी, एक ब्राह्मणी संस्कृति थी। तो इस ब्राह्मणी संस्कृति और बौद्ध संस्कृति में कौन प्राचीन है, कौन प्राचीन है, कौन सनातन से है, यह स्पष्ट होगा इस पुस्तक के माध्यम से। तो साथियों, आज का ज्यादा वीडियो लेंथी ना बने, बड़ा ना बने, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको वैदिक युग के घालमेल में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी बने रहिए जागो पंच के साथ और वैदिक युग के घालमेल की इस कहानी को आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखें। ये जागो पंच ने निर्धारित किया है। तो इसका साक्ष्यों वाला भाग, यानी आपको साक्ष्यों सहित कि ब्राह्मणी संस्कृति प्राचीन है या समन संस्कृति प्राचीन है, यह आपको अगले वीडियो में साक्ष्यों सहित देखने को मिलेगा। तो भाग 1 के लिए आप सभी को देखने का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और साथ ही जिन साथियों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, और जो नए साथी देखते आ रहे हैं चैनल को, उन्हें लगा कि जागो पंच अच्छा वीडियो बनाता है, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा ले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, जय जोहार।